हेलो दोस्तों, हम लोग कौन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक, कौन कौन से? एक तो राष्ट्र और उसकी अवधारणा, इससे रिलेटेड दोनों चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं। राष्ट्र क्या है और उसकी अवधारणाएं क्या है। ठीक, चलो। फिर हम पढ़ चुके हैं शक्ति, शक्ति और उसके घटक। ठीक, ये हो गया। दो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं, आपके जो सिलेबस में लिखे हुए हैं डायरेक्ट। आए हुए समझ में? चलो ठीक, अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2024 में क्वेश्चन आया है ये, राष्ट्रीय हित उसकी सुरक्षा में निहित है, विवेचना करें। तो राष्ट्रीय हित वाला टॉपिक इसके बाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ने के बाद हम राष्ट्रीय हित पढ़ेंगे। ठीक, तो देखो इसमें दोनों ही टॉपिक्स को मर्ज कर दिया गया है। राष्ट्रीय हित उसकी सुरक्षा में निहित है। आई बात समझ? मतलब राष्ट्रीय हित कैसे पूरे हो सकते हैं, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा को स्थापित करके सुरक्षित हो सकते हैं। आई बात समझ में? चलो, तो हम इसकी विवेचना करेंगे। जब आप ये दोनों टॉपिक पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप इसकी विवेचना कर पाएंगे। क्लियर है? चलो, अब हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी। तो क्या होता है राष्ट्र की सुरक्षा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? एक मिनट विचार करो। ठीक, तो जैसा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट मेंस में ये होता है शब्दों के अर्थ को समझना। अब जब आप शब्दों के अर्थ को समझ जाएंगे तब आप ये समझ जाएंगे कि उनकी परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो चीजें समझनी है वो उसकी परिभाषा को समझनी है, उसके अर्थ को समझना है। अगर आप उसके अर्थ को समझ गए, उसकी परिभाषा को समझ गए, तो आप 99% जो है क्वेश्चन को हल कर देंगे, अगर आप उसके अर्थ और उसकी परिभाषा को जानते हैं तो। क्लियर? चलो, अब देखो हम सारी चीजें ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? तो राष्ट्र की सुरक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। सीधे शब्दों में कहें तो सीधी सी बात, राष्ट्र की जो सुरक्षा है वही राष्ट्रीय सुरक्षा है। मतलब अब इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे? सबसे पहला तत्व हम क्या लेंगे? राष्ट्र की जो एकता, अखंडता है उसकी सुरक्षा करना है, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना है। ठीक, इसको हम अगर बाह्य रूप से देखें तो, अब आंतरिक रूप से देश के अंदर सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखना, उसके सौहार्द, आपसी प्रेम भाव को बनाए रखना, ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में आंतरिक और बाहर दोनों ही मुद्दे आ जाएंगे कि कुछ चीजें हैं जो अंदर, देश के अंदर से आती हैं, उनको आंतरिक रूप से हमको सॉल्व करना है, और जो बाहर से आती है उनको बाहर रूप से जो है सॉल्व करना है। तो हम जो है राष्ट्र की सुरक्षा के संपूर्ण अर्थ को सुरक्षित कर पाएंगे। मतलब आंतरिक और बाहर दोनों ही चीजों को यहां सुरक्षित कर पाएंगे। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर कहीं भी डाउट लगे तो एक बार पूछ लेना। अब हम उसकी अगर परिभाषा को देखेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसकी परिभाषा को एक बार मेरे साथ देख लो। राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, नागरिकों की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। किस किस को? राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता, नागरिकों की सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता मतलब जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसको ही जो है हम राष्ट्रीय सुरक्षा कहेंगे। यहां तक समझ में आया? ये अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको निश्चित रूप से नेशनल सिक्योरिटी समझ में आ जाएगी। मार्गेंथौ हम जानते हैं कि इसको पूरे चैप्टर में ही पढ़ना है अपने को। मार्गेंथौ बहुत बड़े रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे, जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों, ठीक है, और जो नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी उस संबंध में अपने विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनको हमको समझना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। इसकी परिभाषा आप समझ लेंगे तो आपके लिए यह टॉपिक समझना बहुत आसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं मार्गेंथौ जी? राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य है। मतलब पहला उद्देश्य क्या है किसी भी देश का? राष्ट्र की सुरक्षा करना। इसमें क्या क्या आता है? इसमें राष्ट्र की संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉवरेनिटी सबसे ज्यादा जरूरी है।
और उसके अस्तित्व की, मतलब अस्तित्व यानी कि उसका होना और नहीं होना, मतलब उसकी सीमाएं बचेंगी, उसका भौगोलिक क्षेत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, उसके नागरिकों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी, उसका अस्तित्व है की रक्षा करना ही जो है राष्ट्रीय सुरक्षा है। मतलब ये कह रहे हैं कि राष्ट्र की संप्रभुता और उसके अस्तित्व की रक्षा करना ही जो है राष्ट्रीय सुरक्षा है। अगर इसकी एक लाइन में मार्गेनथाउ के अनुसार हम राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को एक लाइन में समझे तो क्या हो जाएगा, राष्ट्र की संप्रभुता और उसके अस्तित्व की रक्षा करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। क्लियर? ठीक, तो इसको ये परिभाषा आपको शॉर्ट एंड स्वीट परिभाषा याद करनी है, तो इसकी परिभाषा याद करो। अब इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से समझते हैं अपन। राष्ट्र द्वारा अपने मार्मिक हित और मूल्यों, ये मार्मिक हित अब भी समझेंगे अपन क्या होते हैं। राष्ट्र द्वारा अपने मार्मिक हितों और मूल्यों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को अनुकूल बनाना या प्रतिरोध की न्यूनतम क्षमता को प्राप्त करना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। अब ये बात नहीं आई होगी आपके समझ में, अब इसको अपन खोलते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर की चीजों को समझते हैं। इसको देखो, राष्ट्र द्वारा अपने मार्मिक हित, तो राष्ट्र के मार्मिक हित क्या होते हैं? राष्ट्र के मार्मिक हित वो हित होते हैं जिसके लिए वो युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाता है, मतलब उन हितों से, उन इंटरेस्ट से किसी भी प्रकार का वो समझौता नहीं करता है। जैसे उसकी अखंडता, उसकी सीमा की रक्षा, उससे वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध करना पड़े, ठीक है, युद्ध में कुछ भी हो, उससे वो 1% भी नहीं सोचेगा। जैसे हम चीन है, पाकिस्तान है, हमारी सीमा पे अगर कुछ भी करेगा तो हम तुरंत अपने सैनिकों को बोल देंगे, और अगर अधिकतम हुआ कि हम युद्ध के लिए भी तैयार रहेंगे अगर हमारे मार्मिक हितों पर जो है कोई आंच आती है तो। क्लियर है? फिर मूल्यों की रक्षा, तो जो देश के मूल्य हैं, जैसे हमारा मूल्य, हमारी संप्रभुता, हमारा मूल्य, हमारे राष्ट्र का मूल्य है, वैल्यूज है, तो उसकी रक्षा हमको करनी पड़ेगी। या हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, जैसे आपने देखा होगा हमारी संस्कृति परंपरा के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके द्वारा कोई बयान आता है कि ऐसी बयानबाजी ना करें, टिप्पणी ना करें, या उनकी वो निंदा करते हैं, तो जो हमारे मूल्य हैं उसकी रक्षा करना वो भी हमारा राष्ट्रीय हित है। ठीक, इसमें देखो, अब ये चीज समझ में आ गई। अब इसमें दूसरी लाइन क्या है, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय वातावरण को अनुकूल बनाना, ये एक चीज ये आएगी, और दूसरी चीज है कि न्यूनतम प्रतिरोध की क्षमता। पहले इसको समझो, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय वातावरण को कैसा बनाना है, अपने अनुकूल, मतलब पहले तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल राष्ट्रीय वातावरण को बनाना, मतलब सुरक्षा के लिए जो विशेष रणनीति की जरूरत होती है उसको लागू करना। ठीक, एक चीज, सैनिक शक्ति को बढ़ाना, नए नए हथियार लेना, तकनीकी को बढ़ाना, ये सारी चीजें जो है आ जाएगी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल करना। अंतरराष्ट्रीय वातावरण मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठनों में जुड़ना, अपनी भागीदारी को मजबूत करना, देशों के साथ सहयोग को बढ़ाना, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत सारे डायलॉग्स करना। अगर आपके पास वो तकनीकी, वो हथियार या कोई सिस्टम आप नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरे देशों से आयात करना, ये इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल करना होगा। ठीक, अब न्यूनतम प्रतिरोध की क्षमता को प्राप्त करना, मतलब कम से कम इतनी स्ट्रेंथ, इतनी क्षमता आपके देश में आ जाए कि अगर कोई राष्ट्र आपके हितों को अगर ओवर रूल कर रहा है, उनको अवरोधित कर रहा है, तो आप जो है प्रतिरोध कर सकें, जवाब दे सकें, इस क्षमता या सामर्थ्य को लेकर आना है। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। ठीक, इसमें ये जो परिभाषा मैंने बताई है इसमें दो चीजों की बात की गई है। एक तो साध्य मूल्य की बात की गई है कि क्या साध्य है, और दूसरी चीज की गई है कि साधन क्या है। साध्य क्या है, मतलब कौन सी चीज चाहिए हमको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो हमको चाहिए कि जो राष्ट्र के मार्मिक हित है वो, जैसे समानता, वो सॉरी संप्रभुता और देश की एकता अखंडता, ये हमारे मार्मिक मूल्य है, एवं मूल्यों की रक्षा करना ये हमारे लिए साध्य है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा से चाहते हैं कि हमारे मार्मिक हित बने रहें और हमारे मूल्य जो है वो बने रहें। साधन क्या है, कैसे बने रहेंगे, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण है उसको हमारे देश के अनुकूल करें, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुकूल करें।
ठीक, या न्यूनतम प्रतिरोध की क्षमता विकसित कर ले, मतलब अगर हमारे जो है हितों को, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर कोई अवरोधित करता है तो कम से कम हम उस प्रतिरोध का जवाब दे सके, हम स्वयं उससे प्रतिरोध कर सकें, ये हमारा साधन हो जाएगा। तो ये समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, इस बात को समझने का प्रयास करना। ठीक, चलो एक E.R. ऑसगुड साहब हुए हैं, ये भी पॉलिटिकल थिंकर है, इन्होंने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में कुछ कहा है। क्या कहना चाह रहे हैं, इन भाई साहब की बात भी सुन लेते हैं। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कीमत पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। मतलब आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, अगर आप उनको संरक्षित करके रखते हैं, उनको बचा के रखते हैं, तो वही आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा होगी। आई बात समझ। अब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन याद करो कि राष्ट्रीय हित ही राष्ट्रीय सुरक्षा के रूप में होते हैं, विवेचना करो। आई बात समझ। तो कहीं ना कहीं अगर हम E.R. ऑसगुड साहब की परिभाषा को समझ लेते हैं तो उसकी विवेचना हम कर पाएंगे। ठीक, अनिवार्य रूप से प्रत्येक कीमत पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक, ये समझ गए। राष्ट्रीय हित में देश की प्रादेशिक अखंडता, मतलब जो क्षेत्र है उसको सम्मिलित करके रखना, राजनीतिक स्वतंत्रता और सरकार की मूल संस्थाएं, जो संस्थाएं जैसे हमारे यहाँ संस्थाएं, जैसे हमारी न्यायपालिका है, हमारी संसद है, ठीक है, निर्वाचन आयोग है, कैग है, ऐसी संस्थाएं, इनकी बात हो रही है, की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। ये सब इसमें आता है। ठीक, एक बार और इसको समझ लेते हैं, नहीं समझ में आया हो तो, क्योंकि ये बेटा चीजें ज्यादा से ज्यादा समझने की हैं। अगर आपने चीजें समझ ली तो आप मन से भी लिख देंगे, इसलिए समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक, अनिवार्य रूप से प्रत्येक कीमत पर राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। राष्ट्रीय हित में देश की प्रादेशिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सरकार की मूल संस्थाएं जिनकी सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है, वो सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बोलो यस और नो। अरे समझ में आया हो तो बोलो, नहीं तो फिर और समझाएं। ठीक है, आ रही हो तो ही बोलना, ठीक, और नहीं तो सवाल पूछने के लिए आप स्वतंत्र हैं, सवाल पूछ लिया करें। ठीक, चलो, राष्ट्र की सुरक्षा के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम जो है उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं। ठीक, ओके, चलो, तो कौन कौन से आयाम हैं? सैन्य सुरक्षा। ठीक है, सैन्य सुरक्षा लागू करना मतलब हमारा देश में राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेना, हथियार, उनके पास जो वेपन्स है वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एडेड हो। ठीक, तो बाह्य आक्रमण से हम सुरक्षा करना चाहते हैं तो हमारी सैन्य सुरक्षा जरूरी है। ठीक, आंतरिक सुरक्षा मतलब अंदर, हमारे देश के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो देश की सुरक्षा को थ्रेट्स पहुंचा सकती है, उनको हमने लाए हैं, जैसे आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, नस्लवाद और अलगाववाद। ये विचारधाराएं देश को अंदर से खोखला करती हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को अंदर से जो है कमजोर बनाती हैं, इसलिए हमको आंतरिक सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत। आर्थिक सुरक्षा, अब कोई देश अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो वो बाकी चीजों से भी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास उस सुरक्षा का, उस सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक इकोनॉमिक जो चीजें चाहिए होंगी वो कहां से आएंगी? वो आएंगी आर्थिक सुरक्षा से। ठीक, गरीब देश कोई महाशक्तिशाली नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आर्थिक सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, जैसे काला धन, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, ये अगर किसी देश में ज्यादा रहे, डायरेक्टली तो ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट्स नहीं करेंगे, लेकिन जो है देश इनसे कमजोर तो होता ही है। ठीक, साइबर सुरक्षा, अब आधुनिक युग में जब से कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, वायरस, एआई, बिग डाटा एनालिसिस, ये सारी चीजें जब से आई हैं, तब से साइबर वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। देश की सुरक्षा और व्यक्ति की भी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पर्यावरणीय सुरक्षा, ये
पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, पूरी दुनिया की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि अगर आपने पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की तो निश्चित रूप से आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आप या कोई देश अगर जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो इस बात को आप समझिए कि वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे बचा रख सकता है। मतलब अगर जैसे तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ के लोग नहीं रहेंगे, जीव जंतु नहीं रहेंगे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या होगा। या हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है, मतलब जल स्तर जो है भूमि को डुबा रहा है, जो स्थल क्षेत्र है, तो फिर रहने की जगह ही नहीं बचेगी, तो राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। सामाजिक सांस्कृतिक सुरक्षा, तो किसी देश की जो समाज है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको बचाए रखना भी उसकी सामाजिक जो राष्ट्रीय संस्कृति में आता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम जो है आपको याद रखने हैं। ठीक, चलो अब राष्ट्रीय सुरक्षा की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा की क्या विशेषताएं हैं। व्यापक दृष्टिकोण, मतलब हमको राष्ट्रीय सुरक्षा को सभी आयामों में समझना है। ऐसा नहीं है कि हम केवल सैन्य शक्ति पर ध्यान दें और टेक्नोलॉजी पर काम ना करें तो हमारे देश पे जो साइबर अटैक हो जाएगा, तो फिर हम हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको गवा बैठेंगे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। तो सभी आयामों में हमको ध्यान रखना है अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का। गतिशीलता का मतलब जो समय बदल रहा है, जो डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, उसको हमको ध्यान रखना है। कैसे, हम जो वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, उस समय में अपने देश की सुरक्षा को अपडेट करें। जैसे मान लो कि हम आज से 100 साल 200 साल अगर पीछे चले जाएं तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्या करना होता था। तलवार, तीर, भाले, ये सब चाहिए होता था। लेकिन आज आप बताओ कौन सा देश तलवार, तीर, भालों से अपने आप की रक्षा कर सकता है। तो और जैसे मान लो आउटडेटेड वेपन्स भी हैं, तोप, गोले, बंदूक, इनसे भी अब नहीं कर सकते। अब तो परमाणु हथियार जैसी जो है टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, मिसाइल आ चुकी है, पनडुब्बी आ चुकी है। तो अब जो है हमको नए तरीके से अपडेट होना पड़ेगा, तब हम जाके अपनी सुरक्षा को जो है मजबूत रख पाएंगे। इस बात को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अब जैसे मान लो नॉर्थ कोरिया है, पूरी दुनिया से कटके आप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अपने देश के अंदर सारी चीजें आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, बना नहीं पाएंगे, ठीक है, उनको आविष्कार भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तो चाहिए ही होगा, और वैश्विक शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। सब देश एक दूसरे के साथ मिलकर जो है कोऑर्डिनेट करते रहे। आई बात समझ में। चलो, प्रशासनिक और कानूनी पहलू, मतलब अगर किसी देश में कानून, नीतियां और संस्थाएं उसके अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप बताइए कि वो देश कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा जो है संबंध संरक्षित कर पाएगा। ठीक, तो इसके बिना संभव नहीं है। ठीक, तकनीकी आधुनिकीकरण, अगर अपने आप को कोई राष्ट्र अपडेट नहीं कर रहा है नई नई हथियार, नई नई तकनीक के माध्यम से, तो वो इन चीज़ों से कैसे लड़ पाएगा। ड्रोन, एआई और वायरस, साइबर अटैक, इन सब चीज़ों से कैसे लड़ पाएगा। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा की विशेषताओं में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, चलो अब आता है महत्व क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा का। क्यों करें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, क्यों करें, किसी भी देश को क्यों करनी चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा। तो उसका महत्व, महत्व या औचित्य या फिर उसकी आवश्यकता, ये सब एक ही सवाल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, क्या क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या महत्व है, क्या औचित्य है और क्या आवश्यकता है, क्यों करना चाहिए। अगर ये पूछे कि हमको राष्ट्रीय सुरक्षा क्यों करना चाहिए, तो हम उसका जवाब दे सकते हैं इनके माध्यम से। क्या क्या है क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको हमारे देश की संप्रभुता, एकता की रक्षा करनी है, इसलिए
तो किसी भी राष्ट्र को अपनी संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करना है तो उसको अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करनी चाहिए, पहला कारण। दूसरा, आर्थिक विकास। जब आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी तो आप बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। ठीक है, मतलब वहां की जगह जो है गरीबी, बेरोजगारी और जो भी अन्य समस्याएं, भुखमरी है, ये सब दूर नहीं हो पाएंगी आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। वैश्विक शक्ति का संतुलन। ठीक, कोई राष्ट्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, कोई बहुत कम शक्तिशाली है, तो इसका संतुलन कैसे बैठेगा? इसका संतुलन बैठेगा कि सभी देश अपने राष्ट्र की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। आई बात समझ में? तो ये शक्ति संतुलन इंपॉर्टेंट है। नागरिकों का कल्याण। नागरिकों का कल्याण आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर पाएंगे। जैसे अगर हम यूक्रेन का उदाहरण लें तो यूक्रेन अपने नागरिकों का किस तरह कल्याण कर पा रहा है? जब वो युद्धों में व्यस्त है, उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वो नागरिकों का कल्याण भी नहीं कर पाएगा। इसलिए नागरिकों के कल्याण की जरूरी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा रहे। ठीक। सामाजिक स्थिरता। सामाजिक स्थिरता का मतलब है सोशल स्टेबिलिटी, मतलब समाज में बहुत ज्यादा असमानता ना हो, अस्पृश्यता ना हो, ठीक है, और लोग सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा विभेदित ना हो। मतलब पता चला कि समाज में 2 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इराक, ईरान, सीरिया, इन सब में होता है, तो देश का कल्याण, राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे हो पाएगी? असंभव है। आंतरिक और बाहर शांति। हमको देश के अंदर और देश के बाहर शांति को मेंटेन करना है। अगर हम पीस को मेंटेन नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से हम जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे भारत पूरी दुनिया में बोलता है कि भाई वैश्विक शांति के लिए, ग्लोबल पीस के लिए हमें काम करना है, तो सब लोग आपस में बातचीत करें, समझौतों को बढ़ाएं, नहीं तो फिर क्या होगा, एक देश की असुरक्षा हर देश की असुरक्षा बन जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। तो शांति और सौहार्द मतलब हार्मनी को जो है हमको बनाए रखना है। आई बात समझ में? तो ये महत्व है राष्ट्रीय सुरक्षा का, इस बात को याद रखना। ठीक, चलो। क्या चुनौतियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, या क्या मुद्दे चर्चा में रहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर? सबसे पहला, सीमा विवाद। अधिकतम किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई थ्रेट आता है, नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट उत्पन्न होता है, तो उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो सीमा विवाद है। जैसे रूस यूक्रेन, सीमा विवाद के साथ साथ उसका नाटो में जाना, बहुत बड़ा विवाद रूस यूक्रेन के बीच है। हमास इजराइल का पूरा विवाद जो है आपका सीमा या उनकी देश की भूमि से संबंधित है, इजराइल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक। और कौन कौन से उदाहरण ले सकते हैं? भारत और पाक का उदाहरण ले सकते हैं, और साथ ही चीन का उदाहरण ले सकते हैं। हमारे चीन और पाकिस्तान से जो विवाद है वो सारा किसके कारण है? सब विवाद सीमा के कारण है। ठीक, समझ गए हो? तो ये जो है, ये विवाद किस कारण होते हैं? सीमा विवाद के कारण ही अधिकतम राष्ट्रीय सुरक्षा पे चुनौतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक, चलो। और क्या है चुनौतियां? साइबर आतंकवाद। तो अब बहुत बड़ा थ्रेट है। जैसे बांग्लादेश में आपको एक घटना पता होगी कि नहीं, वहां के जो रिजर्व बैंक है बांग्लादेश का, वहां से साइबर फ्रॉड के माध्यम से करोड़ों रुपए उड़ा लिए गए थे। तो साइबर फ्रॉड, साइबर जो क्राइम है, उसके माध्यम से नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी गुप्त सूचनाएं होती हैं उनको चुरा सकते हैं। ठीक है, कुछ जो डीलिंग्स होती हैं उनके संबंध में क्या क्या चीजें हैं उनको चुरा सकते हैं, रुपए, पैसे, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, या वो क्या कदम उठाने वाले हैं, इन सारी चीजों को साइबर अटैक से, साइबर आतंकवाद से बचाना है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक। आतंकवाद, तो आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए जो है बहुत बड़ा अभिशाप है, पूरी दुनिया उससे परेशान है, तो हमेशा जो है ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चर्चा में रहता है। फिर नक्सलवाद। तो नक्सलवाद भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, और ये वाला थ्रेट दुनिया में अलग अलग रूपों में अलग अलग देश के साथ है।
नक्सलवाद क्या होता है? तो नक्सलवाद एक उग्रवादी विचारधारा है। ये लोग जो है क्रांति की मानसिकता, मतलब बहुत हिंसक तरीके से सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, और जो है समानता की स्थापना करना चाहते हैं। जो दबे कुचले वंचित पीड़ित लोग हैं उनको सत्ता की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, लेकिन इनका जो रास्ता है वो गैर कानूनी है, हिंसक है, इसलिए ये जो है हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बने हुए हैं। आर्थिक अस्थिरता, तो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा जो है चुनौती है। जैसे हम देखते हैं कि अफ्रीका के गरीब देश, एशिया के गरीब देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जद्दोजहद करते रहते हैं। उसका कारण बहुत बड़ा ये है कि वो इकोनॉमिक रूप से स्टेबल नहीं है, अस्थिर हैं वो, जैसे ग्रीस है। अब हालांकि यूरोप में सीमा का विवाद बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन जो है जब इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आती है तो बहुत सारी समस्याएं भी लेकर आती है, राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा लेकर आती है। जलवायु परिवर्तन और तकनीकी खतरे, ये दोनों, तो जलवायु परिवर्तन तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है ही, उसमें तो कोई दो बात नहीं है। और तकनीकी खतरे कि भाई नई नई तकनीकी का आविष्कार हो रहा है, जैसे एआई है, नए नए वायरस हैं, तो ये सब चीज़ें, नए नए सॉफ्टवेयर हैं, तो ये सब चीज़ें किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे उत्पन्न कर देती है। ठीक, चलो ये आए बात समझ में। तो क्या क्या चुनौतियां, मुद्दे हैं भारत के लिए, अलग से समझ लेंगे कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। ठीक, चलो क्या समाधान है इनके, क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या ऐसा कर ले कि जो है इससे राष्ट्रीय सुरक्षा का समाधान हो जाए। तो आप नॉर्मल सोचोगे, इसको याद नहीं करोगे तो भी कर दोगे। क्या क्या? जैसे तो जो रक्षा और खुफिया एजेंसी है इनको मजबूत करो, इनको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पावर अगर हम देंगे तो ये जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर पाएंगी। ठीक, साइबर और तकनीकी सुरक्षा को बढ़ा लेंगे, मतलब साइबर यानी कि आप पे कोई वायरस का अटैक हो रहा था, आप पहले से एंटीवायरस बना के रखो, या अपने सॉफ्टवेयर्स को इतना मजबूत करो कि जो है हर कोई उसकी सुरक्षा को तोड़ नहीं पाए। ठीक, और तकनीकी सुरक्षा मतलब टेक्नोलॉजी अपने देश की मजबूत करो, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा जो है मजबूत हो जाएगी। फिर विदेश नीति को संतुलित करना है और उसको प्रभावी बनाना है। इससे कैसे मजबूत होगी राष्ट्रीय सुरक्षा? तो विदेश नीति के स्तर पे हम क्या कर सकते हैं कि जो अधिक संपन्न राष्ट्र हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं, उनके साथ हम अच्छे व्यवहार बना के रखें, उनसे जो नवीन तकनीकी हथियार या कोई भी ऐसी चीज़ें आ रही है जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, तो उसको बना के रखें। एक साइड ज़्यादा ना झुके कि पूरी तरह से अमेरिका के साथ हो गए या पूरी तरह से चीन या रूस के साथ हो गए, तो दूसरे ग्रुप के द्वारा जो है आप टारगेट किए जा सकते हैं। तो अपनी विदेश नीति को संतुलित करें, जैसा भारत की नीति है। भारत जो वैचारिक रूप से दोनों गुट हैं, पूंजीवाद का हो या फिर साम्यवाद का हो, दोनों के बीच हमने बैलेंस बना के रखा हो। रूस या चीन हो या अमेरिका हो, हमारे दोनों से ही, दोनों गुटों से ही बढ़िया संबंध है। तो हमारी जो नीति है, हमारी विदेश नीति जो है वो संतुलित है। ठीक, तो इससे हम राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाते हैं, उसको बढ़ा पाते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। आर्थिक आत्मनिर्भरता, अगर हमने इकोनॉमिक रूप से हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए तो जो है हमारी सुरक्षा को कभी भी सेंध लग सकती है। इसका क्या मतलब है कि वही वाली बात कि गरीब देश जो है वो क्या करेगा कि अपनी सुरक्षा को कैसे बढ़ाएगा। ठीक, तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास इकोनॉमिक पावर हो। ठीक, तो ये बात ध्यान रखना कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स लाते हैं। सामाजिक सद्भाव को बनाए रखें और जो है इसके लिए प्रभावी नीतियां लागू करें। सामाजिक सद्भाव किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो हम देखते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में जो अनस्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा कारण सामाजिक सद्भाव का ना होना है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं, जनजातियां हैं, धार्मिक वर्ग हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, तो देश की सुरक्षा तो सुनिश्चित नहीं हो पाती है। तो इसका बहुत बड़ा कारण जो है ये है। ठीक,
समझ गए? तो हम इन सब पे अगर काम करें, कोई भी राष्ट्र काम करे, तो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को वो सुनिश्चित कर पाएगा, जो थ्रेट्स है उन पे काम कर पाएगा। ठीक, चलो अब राष्ट्रीय सुरक्षा पर के उपाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम अपने पावर को बैलेंस कर सकते हैं, इस बात को समझो। कैसे कर सकते हैं? देखो, शक्ति संतुलन, पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बनाए रखना चाहिए, जिससे किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा महसूस ना हो। ठीक, जैसे कि एक देश को बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, दूसरे देश को बहुत ज्यादा कमजोर नहीं होना चाहिए। देश में संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि जो है शक्ति का संतुलन बना रहे। ठीक, जैसे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो इस काम को कर सकती हैं, जैसे यूएनओ हो गया या दूसरी संस्थाएं WHO, WTO, ये सभी ऐसे प्रयास करें कि शक्ति का संतुलन बना रहे, और राष्ट्र भी अपने स्तर पर शक्ति संतुलन का प्रयास कर सकते हैं। ठीक, जैसे भारत करता है, दोनों गुटों से करना और अपने हथियारों को अपडेट करना वगैरह, ये काम कर सकता है। सामूहिक संस्था मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठन बनाए जाएं जो युद्ध होने की स्थिति को न्यूनतम कर सके, युद्ध होने की संभावना को कम से कम कर सके, ऐसी स्थिति को हमको पैदा करना है। जैसे यूएनओ है, यूएनओ अगर हम देखें कि इजराइल हमास का वॉर हो या फिर रूस यूक्रेन का वॉर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं यूएनओ पर जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं। इसका कारण है कि उसका प्रभावी रूप से काम नहीं करना। तो उसका प्रभावी रूप से काम क्यों नहीं कर रहा, अगर हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है। ठीक है, मतलब उसके पास अपनी कोई सेना नहीं है, ठीक है, अपनी कोई संप्रभुता नहीं है, ठीक है, और अपनी कोई फंडिंग नहीं है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? ये सब कौन देता है? सब सदस्य राष्ट्र देते हैं। तो वो इन राष्ट्रों पर जो है निर्भर है, बहुत ज्यादा इस पे अमेरिका का इन्फ्लुएंस है, इसलिए वो है अपनी प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाता है। लेकिन अगर हम इस संस्था को मजबूत करें तो हम पूरी दुनिया में जो है नेशनल सिक्योरिटी, हर देश की नेशनल सिक्योरिटी को बनाकर रख सकते हैं। फिर आएगा क्षेत्रीय सुरक्षा, मतलब हम रीजनल जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे नाटो। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी को बढ़ाना भी है, लेकिन दूसरे राष्ट्र की सिक्योरिटी को कम भी करना है। अगर हम शक्ति संतुलन की बात करें तो इसका एक टूल हो सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा का भी एक टूल हो सकता है, जैसे नाटो है। तो नाटो अमेरिका और उसके जो देश सहयोगी देश हैं वो सब मिलके एक संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये अमेरिका उसके साथ के देशों को प्रोटेक्ट करता है। इसमें क्या सिद्धांत चलता है कि एक देश पर अटैक पूरे ग्रुप पर अटैक माना जाएगा। ठीक, तो उसने अपने और अपने देशों की, सहयोगी देशों की सुरक्षा को संतुलित कर लिया है। जैसे रूस से समर्थित एक संगठन था, वार्सा पैक्ट नाम था जिसका, ठीक है, इसको इसमें भी लिख सकते हैं, अभी खत्म हो गया है, वार्सा पैक्ट। इसमें जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थी ना, जैसे रूस से संबंधित, वो सबको सुरक्षा, जैसे नाटो का अपन कह सकते हैं विलोम, ये अमेरिका के लिए काम करता था, ये रूस और उससे संबंधित देशों के लिए काम करता था, तो इसको वार्सा पैक्ट कहते थे। अभी तो खैर वर्तमान में खत्म हो चुका है। गुट निरपेक्षता, जिसको नाम भी कहते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब इसके द्वारा भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है बना सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति संतुलन कर सकते हैं। जैसा कि जब बनाया था ये 1961-62 में ये शुरू हुआ था, और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन, तो इसमें आ जाएंगे आपके, हमारे भारत ने इसमें पहल की थी, इंडोनेशिया ने पहल की थी, यूगोस्लाविया ने पहल की थी, इजिप्ट जो मिस्र देश है उसने पहल की थी। तो ये गुट निरपेक्षता यानी कि एक, जब हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब दो गुट आए, कौन कौन से? एक पूंजीवादी गुट आया, ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व यूएस या अमेरिका कर रहा था। और दूसरा साम्यवादी गुट आया या समाजवादी गुट आया, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? इसका नेतृत्व कर रहा था रूस, रसिया। ठीक, तो ये दोनों अलग अलग गुट बने हुए थे विचारधारा के आधार पर। तो भारत, मिस्र, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे, जो नए नए
आज़ाद हुए थे, उनने सोचा भाई इनकी लड़ाई में हमें क्यों पड़ना है, मतलब हम अपना अस्तित्व इनसे अलग भी बनाए रख सकते हैं, इनकी लड़ाई में बीच में मत जाओ। नहीं तो क्या है, अगर हम इधर भर्ती हो जाते तो इन लोगों के टारगेट हो जाते, अगर इधर भर्ती हो जाते तो इन लोगों के टारगेट हो जाते। तो ये क्यों करना है हमें, तो हमने एक अपना अलग रास्ता बनाया। इसमें पंडित नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने गुट निरपेक्षता जैसी विचारधारा को इंट्रोड्यूस किया। ठीक, तो ये जो है दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बहुत एक बड़ा विचारधारात्मक काम है। हालांकि बहुत आदर्श है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आदर्श होंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, भयादोहन ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और एक तरह से थ्रेट भी है। ये कैसे भयादोहन कर सकते हैं, मतलब आपके दुश्मन राष्ट्र या आपके साथ वाला राष्ट्र ये समझे कि आपके पास भी बहुत बड़ी शक्ति है, आप अगर उसने अटैक किया तो आप भी अटैक कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी है और सुरक्षा सुनिश्चित भी करता है। जैसे पाकिस्तान या चाइना भारत पे कभी परमाणु बम या दूसरे हथियार से अटैक क्यों नहीं कर रहे, उसका कारण है कि उनको पता है कि भारत के पास है और भारत भी उन पर अटैक कर सकता है। जैसे हम देखते हैं शीत युद्ध में मतलब कई बार ऐसी स्थिति हुई कि अब वर्ल्ड वार जो है थर्ड आ जाएगा, मतलब लड़ाई हो ही जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐसा था कि ये अटैक करेगा तो ये कर देगा, ये अटैक करेगा तो ये कर देगा, तो ऐसी स्थिति बनी रही कि दोनों ने ही अटैक नहीं किए। ठीक, तो एक प्रकार से बैलेंस को, पावर को बैलेंस किया गया था। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के उपाय हो सकते हैं। ठीक, आई बात समझ में। चलो आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है, अरे बोलते रहो बीच बीच में। हाँ, अब आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के क्या मुद्दे हैं, तो सुरक्षा को हम अगर थोड़ा करीब से देखें तो हमको दो प्रकार की सुरक्षा दिखती है। एक आंतरिक, मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो देश को अंदर से परेशान कर सकती हैं, एक कुछ चीजें हैं जो देश को बाहर रूप से परेशान कर सकती हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, तो आंतरिक चीजें किसी देश की पर्सनल समस्या है और हर देश की लगभग अलग अलग होती है, लेकिन बाह्य चुनौतियां, बहुत सारी चुनौतियां जो है कॉमन हो सकती है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी है, देखो अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो ठीक है, भारत के संदर्भ में ही समझो आप, ठीक, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे इसको अपन। देखो नक्सलवाद भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नक्सलवाद क्या होता है, ये मैंने बताया कि ये ऐसी विचारधारा है जो उग्रता से काम लेती है, हिंसक तरीकों को उठाती है, गैर कानूनी कदम उठाती है और समानता के लिए, या जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको, वर्ग हैं उनको जो है सत्ता की मुख्यधारा में लाना चाहती है। तो ये जो है हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक, आतंकवाद तो पूरी दुनिया के लिए थ्रेट बना हुआ है, तो ये आंतरिक और बाहर दोनों कारक है। प्योर आंतरिक कारक नक्सलवाद है। सांप्रदायिकता और जातीय संघर्ष, तो सांप्रदायिकता मतलब दो धर्मों के बीच कट्टरता को जो भाव आता है उसको हम जो है सांप्रदायिकता कह सकते हैं। और जो जातीय संघर्ष है, ठीक है, दो जाति या दो ग्रुप्स के बीच में अगर संघर्ष हो रहा है तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर साइबर सुरक्षा, तो साइबर सुरक्षा भी बहुत बड़ा खतरा है। अगर आपके वायरस का अटैक हो गया या आपके जो नए इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप हैं, अगर उनको हैक कर लिया तो जो है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक, संगठित अपराध मतलब ऐसे अपराध जो बहुत सारे लोगों द्वारा मिलके किए जाते हैं, ठीक है, जैसे गैंग वॉर हो गया या लूट हो गई, तो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे हैं। उसके बाद सीमा क्षेत्र की सुरक्षा और घुसपैठ, तो सीमा क्षेत्र की सुरक्षा हम देखते हैं, घुसपैठ मतलब किसी देश में अवैध रूप से घुसपैठ करना भी किसी राष्ट्र की जो है सुरक्षा को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ऐसे समझो कि जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में अभी आप चर्चा में समझ रहे होंगे कि वहां से जो है अप्रवासी लोगों को बाहर भगाया जा रहा है कि तुम जो है अवैध रूप से आए हो तो जाओ यहाँ से। तो वो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं। तो हर देश ऐसा करता है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। अगर आप अवैध रूप से रह रहे हैं तो आपको भगाया जा सकता है,
ठीक, चलो, तो ये आंतरिक सुरक्षा के कुछ मुद्दे थे, ध्यान रखना ये सीधा पूछा जा चुका है। और कई बार ये क्वेश्चन अभी आपके सिलेबस में ये डायरेक्ट नहीं है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे, लेकिन पुराने वाले सिलेबस में था, तो कई बार इससे क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हल्के में मत लेना, इसको तैयार कर लेना। ठीक, चलो, आंतरिक सुरक्षा हो गई। अब आती है बाह्य सुरक्षा। तो बाहर सुरक्षा के लिए जो है हम किस तरह से परेशान हैं, बाहर की कौन सी ऐसी चीजें जो हमें हमारे देश को परेशान करती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। सीमा का विवाद, तो हमने बताया कि ये बहुत बड़ी चुनौती है किसी भी राष्ट्र के संबंध में कि वो जो है सीमा का विवाद वहां बना रहता है। जैसे हमारा चीन के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, ये बड़ी समस्या है। मनी लॉन्ड्रिंग, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जो समस्या है वो एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो है देश का पैसा जो है बाहर जाता है, जो है काला धन वाइट मनी के रूप में वापस आ जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे देश के लिए, इस बात को समझो। सीमा पार आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद का मतलब ये होता है कि आपकी सीमा में दूसरे देश के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद किया जाता है, मतलब जानबूझकर जो है आतंकवादी घटनाएं वहां की जाती है। जैसे कौन सा हो गया कि हम देखते हैं पाकिस्तान के द्वारा भारत के अंदर, भारत के में कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वाले इलाके में बहुत बड़ी आतंकवादी घटनाएं कई बार ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं कि ये पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित रही हैं। तो ये बहुत बड़ा जो है थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। समुद्री सुरक्षा, अब देखो, अब भूमिगत लड़ाई तो है ही, लेकिन हम देखते हैं कि समुद्री सीमाएं भी सुरक्षित होना चाहिए। जैसे हम श्रीलंका से देखें तो जो मछुआरे हैं उनके रूप में कई गुप्त जासूस हो गए, या पाकिस्तान के से भी हमारी समुद्री सीमा मिलती है, तो वहां से भी हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े थ्रेट के रूप में ये उभर आते हैं। आतंकवाद, उग्रवाद तो जानते ही हैं आप लोग, ये भी बहुत बड़ा थ्रेट है। साइबर आतंकवाद है, बात कर चुके हैं अपन। और नार्को आतंकवाद, नार्को आतंकवाद क्या होता है इस बात को समझो। नार्को आतंकवाद मतलब जो मादक पदार्थ हैं, जो नशीली दवाओं वाले पदार्थ हैं, ठीक है, उनका अवैध रूप से व्यापार करना, उनकी तस्करी करना, ये सब जो है नार्को आतंकवाद के अंतर्गत आता है। ठीक, जैसे हमारा नार्को आतंकवाद किस किस के साथ है, तो हमारा म्यांमार के साथ है, मतलब म्यांमार से नशे का बहुत बड़ा व्यापार होता है, पाकिस्तान से होता है, अफगानिस्तान से होता है, ठीक है, इराक ईरान दोनों ही हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, नार्को आतंकवाद, समझ गए। ठीक, भारत की कुछ सुरक्षा रणनीतियां हैं, मतलब हमने अपनी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए कुछ रणनीतियां बनाई हुई है, तो उसको समझना आप लोग। ठीक, चलो, तो क्या रणनीतियां हैं, तो हमने हमारे देश के लिए आंतरिक और बाह्य रूप से सुरक्षित करने के लिए कुछ रणनीतियां बनाई है, वो समझ लो। और ये अलग से टॉपिक भी है, तो वहां भी अपन देख लेंगे, यहां भी थोड़ा सा समझ लो क्या है। यहां सबसे पहले रक्षा का आधुनिकीकरण किया है, मतलब हमने नए नए हथियार, मिसाइल्स, ड्रोन, ये सब बना रहे हैं हम। अग्नि, ब्रह्मोस, तेजस, अरिहंत, मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम के द्वारा हम जो है अपनी सुरक्षा को इन्हांस करते रहते हैं, सुरक्षा का आधुनिकीकरण करते रहते हैं। आतंकवाद विरोधी रणनीति, जैसे एनआईए, एनएसजी, रॉ, आईबी और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यूएपीए जैसे कानून हमने अपनी सुरक्षा के लिए लाए हुए हैं। तो ये आतंकवाद विरोधी रणनीति हमने बनाई है। ठीक, फिर आता है साइबर सुरक्षा के लिए हमने क्या रणनीति बनाई है, तो हमने साइबर सुरक्षा के लिए रणनीति बनाई है, आईटी एक्ट 2000 में लेके आया, 2008 में उसमें संशोधन किया। सर्ट इन एक संस्था है जो हमारे साइबर अटैक से हमारे देश को बचाती है, और साइबर सुरक्षा की नीति 2013 लेके आए हैं हमने। तो ये हमने साइबर अपराध से बचने के लिए या उसको डिफेंड करने के लिए ये सारे कार्यक्रम किए हैं। ठीक, सीमा सुरक्षा, तो सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी जियो फेंसिंग म्यांमार के साथ चल रही है, और स्मार्ट फेंसिंग अब कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आता है तो हम उसकी जानकारी
जो है डिजिटली रूप से रख सकते हैं, तो उसको स्मार्ट फेंसिंग कहते हैं। ठीक, बीएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल जैसे बल बनाए हैं जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हैं। ठीक, कूटनीतिक रणनीति हमने क्या तैयार की है कि जो क्वाड है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग नाम का एक संस्था बनाई है जिसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और भारत, जापान, ऐसे देश हैं जो चारों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करते हैं और कहीं ना कहीं हमको इससे चीन से लड़ने में जो है बहुत फायदा करेगा। एससीओ, इस संस्था के संगठन के सदस्य हैं हम, ब्रिक्स के सदस्य हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को जो है हमने बनाए रखा है। ठीक, और उसके रक्षा समझौते, साथ ही हम बहुत सारे देशों से रक्षा समझौते भी करते हैं। ठीक, नस्लवाद विरोधी क्या किया हमने, जो नक्सलवाद है उसके विरोध में हमने समाधान योजना लेके आए हैं ताकि नक्सलवाद को कम किया जा सके। ऑपरेशन ग्रीन हंट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चलाया था, और समर्पण नीति, तो हर राज्य में, देश में एक समर्पण नीति लाए हुए हैं कि जो है हम इनको समर्पण करवा सकें कि ये लोग मुख्य धारा में आ जाए नक्सलवाद छोड़ के। तो ये सब काम हमने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति को सुनिश्चित करने के लिए किए हैं। तो अब यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई हैं। कोई किसी को दिक्कत है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रिया, कोई सवाल है बेटा? नहीं तो आप इनका कोशिश करें कि इनको जो है क्वेश्चन फॉर्म में लिखें, और जब भी आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस करें तो वो जो एमपीपीएससी ने फॉर्मेट डाला है ना, उस फॉर्मेट की कॉपी निकलवा लें और उस पर ही आंसर राइटिंग करें। उस पर आंसर राइटिंग का क्या फायदा होगा कि आपको फाइनली लिखना तो वही है ना, ठीक है, उसी पे लिखना है। तो जो कॉपी आयोग ने डाली है, आयोग की साइट पर जाओ, वहां मिल जाएगी, या किसी भी कोचिंग संस्थान की एक खाली वाली कॉपी जो है, बहुत सारे प्रिंट आउट उसके निकलवा लो और रोज जो है उसी पे प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो वर्ड लिमिट है उसमें लिखने का एक आइडिया लग जाएगा, उस पर आदत बन जाएगी। खुशबू, समझ में आया बेटा? प्रिया, तो ध्यान रखो, रोज कम से कम तीनों फॉर्मेट में, 2 नंबर में लिखना है, 7 नंबर में लिखना है और 10 नंबर में लिखना है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मेंस जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि डेली लिखें, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप दिन भर में 1 घंटा भी अभी शुरू में लिख रहे हैं, जो यूनिट्स आपको पढ़ाई जा रही हैं उन यूनिट से संबंधित, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं आपको जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, जैसा आपको वहां लिखना चाहिए, उस हिसाब से ही उसको डिजाइन करके बताता हूं, तो आपको उससे भी बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ये सब चीजें आपकी आंसर राइटिंग के लिए, नोट्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो कोशिश करें कि अभी जो है उसको अपडेट में लेके आए, उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। थैंक यू खुशबू, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों से बोलो कि वो लाइव आ सकें, ताकि क्या हो, जिससे हम उनके अधिकतम जो है डाउट क्लियर कर सकें बेटा। ठीक है, आई बात समझ में? तो अगर समझने के लेवल पे कोई दिक्कत है तो अपन उसको भी डील करेंगे, लिखने के लेवल पे कोई दिक्कत है उसको भी डील करेंगे, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो वो भी अपन समझ लेंगे। आई बात समझ में? तो किसी भी चीज़ से बस मेंस समझ का काम है, याद का बहुत कम है, समझने का बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इससे डरे नहीं, सिलेबस से, मेंस से, आंसर राइटिंग से, लिखने से, नोट्स बनाने से, तो निश्चित रूप से आप सेलेक्ट होंगे, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, चलो तो फिर कल से कंटिन्यू करते हैं। आप अधिकतम लोगों को बोलें कि वो लाइव रहें, और बाकी तो जो है अपन रिकॉर्डेड तो बहुत सारे बच्चे सुनते हैं, लेकिन अगर लाइव करेंगे तो उसका फायदा अलग रहता है। चलो ठीक, ओके, शुभ रात्रि सभी को।